स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम हास, प्रावधान और संचय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं हास यानी कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। अब तक हम ये जान चुके हैं कि स्थायी परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ होती है जिनका व्यवसाय में उपयोग एक लेखा वर्ष की अवधि से अधिक तक किया जाता है। यानी ऐसी संपत्तियाँ जिनका उपयोग एक लेखा वर्ष से हम अधिक सालों तक लगातार करते रहते हैं, वह हमारे लिए स्थायी परिसंपत्तियाँ कहलाती है। अब यदि हम इन परिसंपत्तियों का उपयोग प्रारंभ कर लेते हैं तो इनके मूल्यों में कमी आने लगती है। यानी इनकी जो वास्तविक कीमत होती है वह लगातार प्रतिवर्ष कम होती रहती है। और सामान्य रूप से मूल्यह्रास का अर्थ है उपयोग लेने, समय बीतने तथा अप्रचलन के कारण स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आना। तो सीधा सीधा मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का अर्थ है कि जिसके अंदर उपयोग, जिसके अंदर समय और जिसके अंदर अप्रचलन, ये तीन कारण पाए जाते हैं और लगातार अधिक वर्षों तक उपयोग लेना, समय बीतना और अप्रचलित होने के कारण उनके मूल्यों में जो कमी आती है, उस कमी को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे कि यदि एक व्यावसायिक इकाई कोई मशीन खरीदती है और उसे उत्पादन के लिए प्रयोग में लाती है, तो उपयोग होने के कारण उसके मूल्यों में हमेशा कमी आएगी। यानी मशीन का मूल्य लगातार कम होता चला जाएगा। और यदि इस मशीन को उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाए तो समय बीतने तथा बाजार में दूसरे नए मॉडल के आ जाने से वह प्रचलन के बाहर होने की स्थिति में कमी आती रहेगी। तो कहने का मतलब है मशीन को उपयोग में लें उत्पादन के लिए तो भी मूल्यों में कमी होगी, और उसे उपयोग में नहीं लिया जाए तो समय बीतने के साथ भी उसका मूल्य धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि बाजार में नए मॉडल आ जाने के साथ वह अप्रचलित भी हो जाती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष तौर पर यह अर्थ हुआ कि स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आती है और इस कमी को तकनीकी रूप से ही मूल्यह्रास कहा जाता है। अब मूल्यह्रास के अर्थ को हम ये भी समझेंगे कि हम स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में स्थायी, सतत एवं धीरे धीरे हो रही घटोत्तरी को के रूप में लिखते हैं। यह व्यवसाय में परिसंपत्तियों की लागत के क्षीण होने पर होती है, न कि बाजार के मूल्य पर आधारित होती है। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ह्रास का विषय या इसका आधार जो है वह कौन कौन परिसंपत्तियों के लिए होता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जिसकी एक लेखा वर्ष से अधिक समय तक उपयोग में लेने की संभावना हो। ऐसी संपत्तियां जिसे एक वर्ष से अधिक समय तक उपयोग में लिया जा सकता है, उसके लिए हास लगाया जाएगा। दूसरा कारण है हमारे लिए जिसका सीमित उपयोगी जीवन हो। सीमित उपयोगी जीवन का अर्थ है कि वह 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर नष्ट होने वाली हो। तीसरा जो कारण है हमारे लिए है जिन्हें कोई भी उद्यम उत्पादन में उपयोग, वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति, दूसरों को किराए पर देने तथा प्रशासनिक कार्यों का उपयोग करने के लिए रखता है, न कि अपने व्यवसाय में सामान्य रूप से बिक्री के उद्देश्य से। यानी मूल्यह्रास उन्हीं संपत्तियों पर लगाया जा सकता है जो उसके उत्पादन के कार्य में शामिल हो, यानी जिसे वह माल समझकर विक्रय करने के उद्देश्य से व्यवसाय में नहीं लेकर आया हो। इसलिए हास योग्य परिसंपत्तियों के उदाहरण में हम मशीन, संयंत्र, फर्नीचर, भवन, कंप्यूटर, ट्रक, वैन, उपकरण आदि को इसके अंदर शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं हास की विशेषताएं क्या क्या होती है। मुख्य रूप से हास की विशेषताएं निम्न प्रकार है। प्रथम, यह स्थायी परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य का अवक्षयन करती है, यानी उसमें कमी लाने का कार्य करती है। ये कमी या हानि हो सकती है। दूसरा, इसमें समय के बीतने, उपयोग करने तथा प्रचलन से बाहर होने से मूल्य में कमी या हानि होना सम्मिलित है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि अप्रैल 17 में हमने एक फर्म 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदती है। 18 में यही मशीन एक नए रूप में आती है, इसलिए व्यावसायिक फर्म द्वारा क्रय की गई मशीन वह पुरानी मानी जाएगी और उसके मूल्यों में उपयोग में लेने के कारण पुरानी मशीन की कीमत में कमी अप्रचलन के कारण आ जाती है। तीसरी विशेषता है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होती, निरंतर लगातार चलने वाली
प्रक्रिया, हर साल डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। फोर्थ है, यह बीती हुई लागत है, इसलिए कर योग्य लाभ की गणना करने से पूर्व इसे घटाया जाता है। यानी शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए संपत्तियों में से मूल्यह्रास को सदैव घटाया जाता है। नेक्स्ट है, यह गैर रोकड़ व्यय है। इससे किसी प्रकार की रोकड़ का प्रवाह नहीं होता है और यह पहले से किए गए पूंजीगत व्यय को समाप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे कि मूल्यह्रास एवं इससे मिलते जुलते शब्द कौन कौन से होते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जैसे कि रिक्तीकरण या परिशोधन, ये दोनों ही ह्रास के संबंध में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका कारण इसका समान लेखांकन व्यवहार है, यानी रिक्तीकरण और परिशोधन मूल्यह्रास जैसे ही हैं और इनका लेखांकन का कार्य भी समान रूप से एक जैसा किया जाता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं रिक्तीकरण की। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग प्राकृतिक साधनों को खोदकर निकालने के संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि खान या खदानें। इसमें माल और परिसंपत्तियों की मात्रा उपलब्धता के कारण घट जाती है, यानी जैसे जैसे खान का उपयोग खनन के लिए किया जाएगा, इसके अंदर स्थित परिसंपत्तियां धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे कि एक व्यावसायिक इकाई ने खनन का व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए की एक कोयले की खान खरीदी, लेकिन जैसे जैसे वह खान से कोयला निकालता जाता है तो उस खान की कीमत भी धीरे धीरे कम होती जाती है। कीमत का कम होने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि खान धीरे धीरे रिक्तीकरण की ओर बढ़ रही है। दूसरा प्रकार है परिशोधन। परिशोधन से तात्पर्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी अथवा ख्याति है, जिनका एक निश्चित अवधि के लिए ही उपयोग किया जाता है और मूल्य को पुस्तकों में व्यय दिखाकर हम समाप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक फर्म ने 10 लाख रुपए में एक पेटेंट खरीदा और इसका उपयोगी जीवन काल 10 साल माना गया है। तो फर्म के लिए ये 10 लाख रुपए की राशि 10 वर्षों के व्यय में दिखाकर उसे समाप्त करनी होगी। इसलिए प्रतिवर्ष उसे 1-1 लाख रुपए उस पेटेंट के मूल्य में कमी करके दिखाना होगा। इसे ही हम व्यय दिखाई गई राशि को तकनीकी रूप से परिशोधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। ह्रास का निर्धारण मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है और उनमें पहला है लागत, दूसरा है अनुमानित जीवन काल और तीसरा है अवशिष्ट मूल्य। इन 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम बात करते हैं परिसंपत्तियों की लागत क्या होती है। किसी भी परिसंपत्ति की लागत, जिसे हम मूल लागत या ऐतिहासिक लागत भी कहते हैं, में बीजक मूल्य एवं परिसंपत्तियों को क्रियात्मक स्थिति में लाने अथवा उपयोग में लेने योग्य बनाने के लिए आवश्यक रूप से व्यय सम्मिलित किया जाता है। यदि क्रय मूल्य के अतिरिक्त इसमें भाड़ा, लागत मार्ग के लिए यदि बीमा, स्थापन लागत या पंजीयन व्यय हमने परिसंपत्तियों के क्रय पर कमीशन या मिलने वाली मदें जैसे कि सॉफ्टवेयर आदि खर्चा किया है तो उसे भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। और यदि हमने कोई पुरानी परिसंपत्तियां क्रय की है तो उस परिसंपत्ति को कार्य योग्य बनाने के लिए उस पर किया जाने वाला मरम्मत का व्यय भी इसके अंदर कुल लागत में जोड़ा जाएगा। दूसरा प्रकार है अनुमानित मूल्य यानी अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य, जिसे अवशेष मूल्य या क्षय के पश्चात मूल्य भी कहा जाता है, इसका आशय यह है कि परिसंपत्तियों के जीवन काल के अंत में अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य से है और इसकी गणना परिसंपत्तियों को बेचने पर किए जाने वाले खर्चों को काटकर की जाती है। अवशिष्ट मूल्य का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वस्तु को हमने खरीदा और उसके बिल्कुल खराब हो जाने या नष्ट होने पर उसे बेचने पर जो बचा हुआ मूल्य प्राप्त होता है, वह मूल्य ही अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। जैसे एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी और इसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है और 10 वर्ष की समाप्ति पर इसका जो मूल्य है वह हमारे लिए 6,000 रुपये होगा, जिसे हम उसे बेचेंगे। अब इसे बेचने पर हमने 1,000 रुपये का व्यय का अनुमान भी लगाया है, तो इसका वास्तविक अवशिष्ट मूल्य होगा 6,000 में से हम 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमें कुल 5,000 रुपये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारे लिए ह्रास मान मूल्य। किसी भी परिसंपत्ति का ह्रास मान मूल्य इसकी लागत घटा शुद्ध अवशिष्ट मूल्य के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी परिसंपत्ति का
अवशयन मूल्य तो उसे उसके अनुमानित जीवन काल में बाँट दिया जाएगा। जैसे यदि कोई मशीन 10 लाख रुपए की है और 10 साल उसका जीवन काल है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए उसके जीवन काल में बाँट दिए जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।